प्रीवियस वीडियो में हमने सी के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था। इस वीडियो में हम सी के स्ट्रक्चर पार्ट को देखेंगे। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पार्ट क्या होता है वो इस वीडियो का कंटेंट होगा। सी के जो पार्ट्स होते हैं, प्रोग्राम में जो पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स किसे कहते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, लोकल डिक्लेरेशन क्या होता है, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, फंक्शन क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये कंप्लीट फ्लो होगा सी प्रोग्राम का। फर्स्ट पार्ट जो सी प्रोग्राम में होता है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसे कहते हैं? द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स गिव instruction to the compiler to pre-process the information before actual compilation starts. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर वो कोई प्रोग्राम लिखे गए हैं तो अगर उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है उससे पहले उस प्रोग्राम को एक बार चेक करना होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही पास करता है कंपाइलर को कि आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले एक बार इसके सीक्वेंस को चेक कर लीजिए, क्या प्रोग्राम सही लिखा गया है कि नहीं। उस तरीके से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन पास करता है कंपाइलर तक। ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बिगिन विथ हैश सिंबल। जितने भी हैश सिंबल से स्टार्ट होने वाले डायरेक्टिव्स होते हैं उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। तो सी प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें हमें हैश सिंबल से स्टार्ट दिखती है वो सभी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ही होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर नॉट स्टेटमेंट्स, सो दे डू नॉट एंड विथ अ सेमीकोलन। सी प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सेमीकोलन से एंड होते हैं, लेकिन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्योंकि ये एक स्टेटमेंट नहीं है तो ये कभी भी सेमीकोलन से एंड नहीं होता है। सी प्रोग्राम में कभी भी हम सेमीकोलन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को ऐड नहीं करते। सी प्रोग्राम में इनफैक्ट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड किया गया है तो वो सेमीकोलन से एंड नहीं होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ अ प्री प्रोसेसर इन सी। अगर हम प्री प्रोसेसर ऐड कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है ये जाननी भी ज़रूरी है। अगर हम ये ऐड करते हैं तो क्या होगा और अगर ऐड नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर सी का कोई सोर्स कोड है, मीन्स अगर कोई प्रोग्रामर ने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है किस तरीके से किसी प्रोग्राम को, सी के प्रोग्राम को अगर लिखा गया है तो वो सोर्स कोड कहलाता है। तो अगर उसको प्री प्रोसेसर मिल गया, मीन्स आर देयर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, अगर उस प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं तो क्या होगा, अगर अगर आपका आंसर यस है तो प्री प्रोसेसर परफॉर्म्स एक्शन। अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो प्री प्रोसेसर अपना काम करेगा, फिर वो क्या करेगा, कंपाइलर को पास कर देगा इंस्ट्रक्शन कि आपको मैंने अपना काम कर दिया है। अब ये क्या करेगा कि कंपाइलर काम करेगा कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन प्री प्रोसेसर के थ्रू ही पास हुआ, बट प्री प्रोसेसर के होने के कारण वो प्रोग्राम को एक बार कंपाइलर के द्वारा चेक कर लिया गया। फिर कंपाइलर ने कंपाइल किया, फिर वो लिंकर के पास गया, लिंकर ने ऑब्जेक्ट कोड बनाया, फिर वो लिंकर एग्जीक्यूटेबल कोड बनाया। तो इस तरीके से एक फ्लो चला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के होने की वजह से। और अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उस प्रोग्राम में नहीं होता तो डायरेक्टली बिना विदाउट चेक किए हुए, ऐसा नहीं कि वो प्रोग्राम रन नहीं होता, बट वो डायरेक्टली कंपाइलर के पास जाता, फिर लिंकर के पास जाता, फिर वो कोड एग्जीक्यूट होता। बट ये पहले जो सीक्वेंस चेक होता है वो नहीं होता और प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता। बट ऐसा है कि इसीलिए रूल बना दिया गया कि सी प्रोग्राम में कभी भी विदाउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे एरर आता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर मिसिंग, या फिर वो प्रोग्राम मिस मतलब अच्छे से रन नहीं होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एरर बग ये सभी चीज़ें शो करने लगती है। तो ये ज़रूरी है कि हम हर एक सी प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को ऐड करें। एग्जाम्पल्स ऑफ प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जैसे हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ डेफ। ये तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब देखते हैं इन तीनों का की फंक्शनैलिटी क्या है, इनका यूज़ कहाँ पर होता है।
Hash include directive tells the C preprocessor to include the contents of the file specified in the input stream to the compiler and then continue with the rest of the original file. हैश इंक्लूड डायरेक्टिव जो होता है वो सी के प्री प्रोसेसर को कहता है कि उसे कुछ फाइल्स को इंक्लूड करने हैं इनपुट स्ट्रीम के लिए। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम दो चीज़ें होती हैं सी प्रोग्राम में। इनपुट स्ट्रीम का मतलब है कि अगर यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो सी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि अब आपको यूज़र कोई वैल्यू एंटर करेगा तब आप आगे प्रोसीड कीजिए। तो ये सभी प्री प्रोसेसर का कमांड जो है वो हैश इंक्लूड के थ्रू दिया जाता है। दूसरी चीज़ है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन क्या करता है? तो द हैश डिफाइन इज यूजुअली यूज्ड इन सिंटैक्स that created a constant that is used to represent number, strings और other expressions। हैश डिफाइन क्या करता है? हैश डिफाइन जो है वो यूज़ किया जाता है कांस्टेंट के लिए। जैसे अगर किसी कांस्टेंट का मतलब होता है अगर किसी की वैल्यू मुझे फिक्स करनी है थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो उसके लिए मैं हैश डिफाइन यूज़ करूँगी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिक्लेयर किया हैश डिफाइन मैक्स इक्वल्स टू 5, तो 5 की वैल्यू मैक्स में स्टोर हुई और वो मैक्स जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी। तो कांस्टेंट के लिए हम हैश डिफाइन यूज़ करते हैं। फिर तीसरी चीज़ है हैश डेफ। हैश इफ डेफ क्या करता है? तो ये अलाउस फॉर कंडीशनल कंपाइलेशन। अगर मुझे कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी है जैसे इफ़ एल्स लगाना है, तो ये सभी चीज़ें हम आगे वीडियोस में भी देखेंगे कि किस तरीके की कंडीशनल प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ये सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ मेरा फोकस एक प्री प्रोसेसर को समझाना है कि प्री प्रोसेसर क्या करता है। तो वो कंपाइलर को बताता है। तो कंपाइलर को बताने के लिए कुछ प्री प्रोसेसर के मैंने एग्जांपल लिए हैं। जैसे हैश इंक्लूड बता रहा है कि आप अगर इनपुट स्ट्रीम ले ले, वहाँ पे अगर यूज़र से ज़रूरत है इनपुट स्ट्रीम लेने के लिए तो क्या ऐड करना है। हैश डिफाइन बता रहा है कि अगर किसी फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू अगर मुझे थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रखनी है तो उसके लिए मैं हैश डिफाइन यूज़ करूँगी। कंडीशनल प्रोग्रामिंग यूज़ करना है तो हैश इफ डेफ यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से प्री प्रोसेसर का यूज़ होता है सी प्रोग्रामिंग में। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद जो चीज़ आती है वो है ग्लोबल डिक्लेरेशंस। ग्लोबल डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? The variable declared outside any function are called global variables. They are not limited to any function. वो वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। वो किसी फंक्शन तक लिमिटेड नहीं होते। मीन्स अगर किसी फंक्शन के बाहर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। एनी फंक्शन कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल्स। क्योंकि इसका लिमिटेशन किसी एक फंक्शन तक नहीं है, क्योंकि इसे डिक्लेयर ही फंक्शन के बाहर किया गया है, तो कोई एक फंक्शन इसे यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी फंक्शन इसे यूज़ कर सकता है और कोई भी उसके वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। Global variables are automatically initialized to 0 at the time of declaration। ग्लोबल वेरिएबल्स को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो से ही इनिशियलाइज हो जाती है। मीन्स जब कभी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है और वो ग्लोबल वेरिएबल है और उसे इसे कोई इनिशियलाइज नहीं किया है, मतलब इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं किया गया है, तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो वैल्यू ले लेती है। ग्लोबल वेरिएबल्स आर जनरली रिटन बिफोर मेन फंक्शन। क्योंकि ये हमेशा फंक्शन के बाहर लिखी जाती है तो ये मेन फंक्शन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फंक्शन का, उस फंक्शन के बाहर ही हम डिक्लेयर कर देते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हुआ क्योंकि किसी फंक्शन के बाहर हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और ग्लोबल डिक्लेरेशंस के बाद जो पार्ट डिक्लेयर किया जाता है वो है मेन फंक्शन। सी प्रोग्राम का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मेन फंक्शन देखते हैं ये क्या होता है। मेन फंक्शन इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट कहलाता है वो मेन फंक्शन कहलाता है। इट इज़ द पॉइंट एट विच एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ स्टार्टेड। ये वो पॉइंट है जहाँ से सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मतलब सी प्रोग्राम रन करना शुरू करता है। व्हेन अ सी प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड द एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज़ डायरेक्टली टू द मेन फंक्शन।
जब कभी सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करता है तो उसका एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वो सबसे पहले मेन फंक्शन के पास जाता है। मीन्स हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा, वो एग्जीक्यूट करना जब शुरू करता है तो वो सबसे पहले सर्च करता है कि इसमें मेन फंक्शन कहाँ पर लिखा हुआ है। और जब तक उसे मेन फंक्शन स्टार्ट मिलता नहीं है वो वहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर पाता है। जैसे हमने यहाँ पे वॉइड मेन लिखा है, तो यहाँ ये क्या है, ये इसका सिंटेक्स है कि मेन के साथ एक उसका रिटर्न टाइप भी होना चाहिए। यहाँ पर हमने वॉइड यूज़ किया है। आगे देखते हैं वॉइड का मतलब क्या होता है। वॉइड एंड इंट रिटर्न टाइप। वॉइड और इंट ये दोनों रिटर्न टाइप होते हैं। रिटर्न टाइप मतलब, रिटर्न टाइप मीन्स जब कोई फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है तो वो फंक्शन अपने काम हो जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ये चीज़ डिसाइड करती है उसका रिटर्न टाइप। तो सबसे पहला रिटर्न टाइप है वॉइड। वॉइड क्या कर रहा है, इट इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। वॉइड मीन्स नथिंग, ये सी लैंग्वेज का एक कीवर्ड है। कीवर्ड के बारे में भी हम आगे देखेंगे, कीवर्ड किसे कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे कीवर्ड एक, फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड एक रिजर्व्ड वर्ड होता है जिसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से सी लैंग्वेज का एक कीवर्ड है वॉइड। वेन एवर वी यूज़ वॉइड एज अ फंक्शन रिटर्न टाइप देन दैट फंक्शन नथिंग रिटर्न। जब कभी हम लोग किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है। हेयर मेन फंक्शन नो रिटर्न एनी वैल्यू। मीन्स यहाँ पर क्योंकि हमने सिंटेक्स में वॉइड मेन लिखा था, इसका मतलब ये हुआ कि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करने वाला नहीं है। इन प्लेस ऑफ वॉइड वी कैन ऑल्सो यूज़ इंट रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन। वॉइड की जगह पर हम इंट रिटर्न टाइप भी यूज़ कर सकते हैं मेन फंक्शन का। एट दी एट दैट टाइप मेन रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू। क्योंकि हमने इंट रिटर्न टाइप डिक्लेयर किया है तो उस टाइम वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हमने दो रिटर्न टाइप देख लिए, वॉइड और इंट। लेकिन मेन फंक्शन के पास क्योंकि एक फंक्शन है और फंक्शन के साथ हमेशा एक रिटर्न टाइप होना चाहिए, तो हम या तो वॉइड लगाते हैं या फिर इंट लगाते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो वॉइड अगर लगाया तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा और इंट लगाया तो ये एक इंटीजर वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा। अब लोकल डिक्लेरेशंस क्या होता है। अभी हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन देखा था कि किसी फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। तो अब देखते हैं लोकल डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है। वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन सम फंक्शन आर नोन एज अ लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाए वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हमने ग्लोबल वेरिएबल को ये कहा कि किसी फंक्शन के बाहर जो डिक्लेयर हो वो है ग्लोबल वेरिएबल। वैसे उसके अपोजिट है लोकल वेरिएबल। अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। Local variables are always declared inside a function and can be used only inside that function. लोकल वेरिएबल्स क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं तो उसका जो एक्सेस होता है वो केवल उसी फंक्शन तक होता है, वो लिमिटेड है उसी फंक्शन तक। और दूसरा फंक्शन उसको ना यूज़ कर सकता है ना उसके वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव लोकल वेरिएबल्स विद द सेम नेम इन डिफरेंट फंक्शंस। क्योंकि उसका लिमिटेशन ही उसी फंक्शन तक है तो एक ही नाम के दो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही फंक्शन में। क्योंकि उस वेरिएबल का एक्सेस तो केवल फंक्शन पहले फर्स्ट फंक्शन के पास था और सेम वेरिएबल नेम है लेकिन उसका एक्सेस जो है वो दूसरे वेरिएबल के पास है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक फंक्शन, पहले फंक्शन में फंक्शन वन में, और दूसरे फंक्शन में भी हम ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो ये क्या है, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग हो सकती है। बस दोनों अलग अलग काम करेंगे और वेरिएबल का यूजेस भी अलग है लेकिन नाम सेम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों का लिमिटेशन अलग अलग है। एक फंक्शन वन तक ही लिमिट है और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन तक लिमिट है। तो किसी को एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ने के कारण हम सेम नेम भी यूज़ कर सकते हैं फंक्शन में।
यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में, किस तरीके से उसको डिक्लेयर किए और यूज़ कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आर, और मेन फंक्शन के अंदर क्या किया है, उस आर के वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 3.14 से, और उसके अंदर एक और आर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसका वैल्यू असाइन कर दिया है 77। अब ये यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे मेन फंक्शन के पहले, जो मैंने पहले ही कहा था कि मेन फंक्शन के पहले ग्लोबल डिक्लेरेशन यानी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होता है, तो यहाँ पर जो डबल आर है वो यहाँ ग्लोबल वेरिएबल हो गया। और मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल कभी किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं हो सकता, तो जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है वो है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ इंट आर जिसका वैल्यू हमने 77 असाइन किया है वो हो गया लोकल वेरिएबल। सी प्रोग्राम का एक पार्ट है स्टेटमेंट्स। मीन्स सी प्रोग्राम में हम लोग स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इज़ अ कमांड और अ टेक्स्ट दैट वी गिव टू द कंप्यूटर एंड एज अ रिजल्ट इट गिव्स अस एन आउटपुट। स्टेटमेंट जो होता है वो एक कमांड होता है या फिर एक टेक्स्ट होता है जो हम लिखते हैं, जो कंप्यूटर को दिया जाता है और उसका रिजल्ट के रूप में कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। इट कुड बी इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, इनपुट स्टेटमेंट भी हो सकता है और आउटपुट स्टेटमेंट भी हो सकता है। इनपुट स्टेटमेंट मीन्स हमने कंप्यूटर को कमांड दिया कि आपको ये काम ये काम ये काम ये काम करना है। आउटपुट स्टेटमेंट में क्या हुआ कि कंप्यूटर हमें वो, अच्छा आपने बताया कि मुझे क्या काम करना है, तो वो क्या किया, काम करके वापस वैल्यू दे दिया और रिजल्ट दे दिया, तो वो क्या हो गया, आउटपुट स्टेटमेंट। और हर एक स्टेटमेंट जो है वो एक सेमी कॉलन से एंड होता है। फिर फंक्शन किसे कहते हैं, अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। फंक्शन जो होता है वो एक स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है जो एक टास्क को परफॉर्म करता है। मीन्स अगर कोई काम करना है और बड़ा काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक बिलिंग सिस्टम बनानी है किसी शॉप के लिए, जो ये कैलकुलेट करे कि वहाँ पर कितने कस्टमर आए थे और उन्होंने क्या क्या ख़रीदा था और कितने क्वांटिटी में ख़रीदा था और उनका रेट क्या था और फाइनल कितना पे किया, ये सभी एक तरीके से बिलिंग सिस्टम मुझे पूरी शॉप के लिए बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, एक एक फंक्शन के रूप में उस काम को, जो भी डेवलपर है जो उस फंक्शन को बनाया है वो क्या करेगा, एक एक चंक्स में डिवाइड करेगा उस काम को। सबसे पहला काम वो क्या देखेगा, कितने कस्टमर्स आए, दूसरा चीज़ वो देखेगा उन्होंने क्या क्या ख़रीदा। तो पहला कस्टमर का लिस्ट तैयार करना, दूसरा प्रोडक्ट का लिस्ट तैयार करना, तीसरा प्राइस लिस्ट बनाना। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, फिर चौथा टोटल वैल्यू बनाना। ये चारों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में काम किया। तो एक काम को करने के लिए जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हमने बनाए वो एक फंक्शन के अंदर आया, क्योंकि उन्होंने एक काम को कंप्लीट किया। उसके बाद एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन विच इज़ मेन, and all the most trivial programs can define additional functions। जैसा मैंने अभी कहा कि हर एक फंक्शन जो होता है वो अलग अलग काम करता है। अब किसी भी सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो वो सबसे पहले तो मेन फंक्शन को ढूंढ रहा है, क्योंकि मेन फंक्शन के अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही देखा था कि कोई भी प्रोग्राम जब रन होना शुरू होता है तो वो सबसे पहले मेन फंक्शन को खोजता है कि मेन फंक्शन कहाँ लिखा है, उसके बाद वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो इस तरीके से चलता है। तो मेन फंक्शन का होना तो मस्ट है, चाहे प्रोग्राम कितना भी छोटा हो। लेकिन अगर प्रोग्राम बड़ा है तो और ज़्यादा फंक्शन उसमें ऐड हम कर सकते हैं। अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। एक फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, एक फंक्शन को डिक्लेयर जब हम करते हैं इसका मतलब ये है कि हम कंपाइलर को बताते हैं कि उस फंक्शन का नाम क्या होगा, वो फंक्शन काम करने के बाद क्या वैल्यू रिटर्न करेगा और उस फंक्शन के पास क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, मतलब उस फंक्शन के पास क्या क्या वैल्यू देने हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो फंक्शन के साथ दी जाती हैं। A function definition provides the actual body of the function।
दो चीज़ें होती है, एक तो फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट हुआ, मतलब फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कि देखिए फंक्शन एक फंक्शन है जिसको हम जिसका ये नाम है, जिसको हम बाद में कभी यूज़ करेंगे, ये फंक्शन काम करने के बाद ये वैल्यू रिटर्न करेगा। एक तरीके से ये इसका सिग्नेचर पार्ट इसको दे दिया गया। अब उस फंक्शन का काम जो है वो डेफिनेशन के अंदर आता है कि वो काम क्या करेगा, वो एक्चुअल बॉडी के अंदर लिखा जाता है। इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा, एक स्ट्रक्चर देखा, सीखा फ्लो कैसे चलता है प्रोग्राम का। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है ये हमने समझा, और मेन फंक्शन क्यों लिखना ज़रूरी है, ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं, लोकल डिक्लेरेशन क्या है, ये सभी चीज़ें हमने देखा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।